नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी 3.0 में पहला बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी गई। ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए ही है। बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें और समझें इसकी बारीकियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 सालाना कर दिया है। ये बदलाव न्यू टैक्स रेजिम के तहत किया गया है। 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव न्यू टैक्स स्लैब रेट में हुआ है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख सालाना इनकम होने पर 5%, 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इनकम पर 10% और 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15%, 12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30% टैक्स लागू होगा। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this August House. Jai Hind. काबिले गौर है कि बीजेपी सरकार ने 2018 में बजट के स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए सालाना कर दिया था। इसके बाद 2019 में अंतरिम बजट के मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई थी। तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब इसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में हर क्षेत्र का ख्याल रखा। खासतौर से एमएसएमई क्षेत्र के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। और क्या कुछ बड़े ऐलान एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए हैं, जानने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। बजट में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों यानी एमएसएमई के लिए वित्त मंत्री ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद करेंगे। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी।
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा त्रिखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये बजट आपको कैसा लगा? इस बजट को देखकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का बजट है, उस बजट में एक अभिभावक की, केयर टेकर की, हर वर्ग को साथ लेकर के चलने की मुहिम जो है, सुविधा जो है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर मैं बोलूं कि जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने अपने पहली बार जब वो असेंबली गए तो उन्होंने एक पार्लियामेंट में जाते हुए उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरी सरकार जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार होगी। मैं समझती हूँ इसमें युवा, महिला, गरीब और किसान चारों वर्गों को, और बल्कि ख़ास तौर से मिडिल क्लास को भी बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। तो बजट जो है, बजट लोगों के मनों तक पहुंचने वाला और लोगों की मन की राह जो वो चाह रहे थे वैसा ही है। और हरियाणा के लिहाज से अगर देखें तो किसानों के लिए अलग अलग चीज़ें इस बजट में देखने को मिली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस बजट में देखा गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम था उसमें जो शुरुआती 3 से 4 स्लैब्स है उसमें 1-1 लाख की कटौती कर दी गई है। यानी उससे फ़ायदा होता हुआ एक मिडिल मैन को आप कह लें या फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें होता हुआ नजर आएगा। तो उस पर भी हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी इसमें रियायत दी गई है। जैसे 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 to 7 की स्लैब में 5% है, 7 to 10 में 10% है। ये जो एक इन्होंने व्यवस्था निकाली है जिसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार, जो अक्सर कहा जाता है कि हमेशा किसी न किसी रास्ते में पिस जाता है, तो उसको बहुत बड़ी सुविधा देने का प्रयास किया है। फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ कि आज देश में नहीं दुनिया में कैंसर का बहुत बड़ा बोलबाला है। आपको हर जगह इसके पेशेंट्स दिखेंगे। जो कैंसर की इतनी महंगी दवाइयाँ आ रही थी उनको ड्यूटी फ्री करना, वो भी बड़ी बात है। युवा और बच्चों को अगर मैं देखूं तो जैसे अभी इन्होंने एजुकेशन पर भी 10 लाख तक का हमें बच्चों को लोन के लिए आगे किया है। फिर उसके बाद में आपका जो मुद्रा ऋण है, मुद्रा ऋण भी इन्होंने ऑलमोस्ट कहीं कहीं जगह डबल कर दिया है। तो हर वर्ग और किसानों के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। महिलाओं की तो मैंने आपको अभी बताई, और
हर वर्ग को, जिससे भारत आगे बढ़े, 2047 का सपना पूरा हो और हमारे जितने लोग हैं, तमाम वो लोग जिनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो देश की हर इकोनॉमी में, देश की बढ़त में, हरियाणा में तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठा है और दिल्ली के साथ साथ कदम बढ़ाता हुआ आगे चलता है। दिल्ली की सरकार का भी हरियाणा पर असर होता है और हरियाणा भी सीधा सीधा दिल्ली को असर करता है। तो मैं समझती हूँ हरियाणा को और बेहतर आयाम मिलेंगे इसमें। किसान बहुत है हमारे पास, हमारी बहनें बहुत सक्रिय हैं, हरियाणा की बेटियां बहुत सक्रिय हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अधिक उसमें हमें सुविधा का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे टैक्स स्लैब का जिक्र आपने किया कि 0 से 3 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं होगा, पहले भी वो यही था। 3 से 7 पर अब 5% रहेगा और 7 से 10 पर 10% रहेगा। अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि ये पहले 3 से 6 पर 5% था, यानी 3 लाख से लेकर 6 लाख पर ये पहले 5% था, जिसे अब 7 लाख कर दिया गया। उसे भी 5% ऋण आपको देना होगा, 5% टैक्स आपको देना होगा। और 7 से 10 पर जो पहले 6 से 9 था, यानी यहां पर 1-1 लाख रुपए को जो है वो सीमा को बढ़ाया गया, जिससे सीधे तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा। सीमा त्रिखा जी, अगर एजुकेशन के लिहाज से मैं बात करना चाहूं, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा में भी, और एजुकेशन लोन पर कुछ रियायतें दी गई है, ब्याज दरों में कमी की बात इस बजट में की गई है, तो ये भी एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। और इस पर मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, जो ये बड़े फैक्टर्स दिखते हैं जब सेंटर की तरफ से बजट आता है, लेकिन सीधे तौर पर लोगों पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है? आपको क्या लग रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री पर इसका किस तरीके से असर पड़ता हुआ दिखेगा? मैं समझती हूँ कि मतलब पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा देश, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे बच्चों के पास आज जो पढ़ाई के साधन है, जब हम सरकार की तरफ रुख करते हैं तो सरकार ने बेहतरीन साधन दिए हुए हैं, लेकिन पूरे बच्चों को सरकार की गोद में समा लिया जाए वो पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, ये अपने अपनी मर्जी हो जाती है। लेकिन जो ये ऋण की सुविधा में हमें कटौती मिली है, जो हमें कम ब्याज दर पे आ गया और पैसा बढ़ा दिया गया, मैं समझती हूँ कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत करने के लिए आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिस्से को, क्योंकि भारत युवा देश गिना जाता है, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को बहुत बड़ा, विद्यार्थियों को लाभ होने वाला है इससे। सरकार की योजनाएं इस पर क्या कहेंगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है और इस पर विपक्ष की ऑलरेडी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है कि बिहार और आंध्र प्रदेश से जिस तरीके से समर्थन मिला था लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता पर काबिज रहने के लिए, तो ये उसका एक प्रारूप देख रहे हैं। बहरहाल विकास उस पैमाने पर भी देश का ही होगा। मैं तो एक बात जानती हूँ, विपक्ष जो है ना, विपक्ष के पास धृतराष्ट्र की आंख है और दूसरी तरफ मोदी जी का स्लोगन ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और उनकी कार्यशैली में अब एक चीज़ देखिए ना, अगर जनधन का खाता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खोलने के लिए एक आदेश जारी किए, तो ये काम तो वो 70 साल से जो देश में राज कर रहे थे वो भी कर सकते थे। अगर जीवन ज्योति योजना, किसी गरीब के घर का कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ करके एक्सीडेंट में चला जाता है, मात्र 12 रुपये में 2 लाख रुपए उसको सरकार की तरफ से एक सहयोग राशि मिलना, ये तो पहले वाले भी कर सकते थे। उज्ज्वला योजना हाथ थोड़ी किसी ने बांधे थे कि आप अपनी बुजुर्गों के, माओं के, बहनों के, भाभीयों के आंख का आंसू जो धुएं से बढ़ रहा है उसे रोक लो। लेकिन ये भी आंख का पानी रोकने का काम, सांस सही करने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और अगर आज वो सभी को दे रहे हैं, एक आंख से पूरे देश का विकास कर रहे हैं समदृष्टि से, जबकि पारदर्शी होना और समदर्शी होना
ये बहुत बड़ी काबिलियत है। और मैं सोचती हूँ आदरणीय मोदी जी के साथ ये दोनों सिनोनिम यूज होते हैं, पारदर्शी और समदर्शी। आप बताएं, उन्होंने कोई धर्म का, राजनीतिक दल का, अगर उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शंस मिले तो क्या किसी से धर्म और जाति पूछी गई, या ये जाना गया कि कौन से राजनीतिक दल से आ रहे हो? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को, असल में विपक्ष जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई अब खुद पे ताकत थी तो खुद को बनाने में इन्होंने अपना निर्माण करने में इन्होंने समय बिताया। और आदरणीय मोदी जी ने गरीब की झुग्गी से लेके, गरीब की चूल्हे से लेके, गरीब की थाली की रोटी और दाल से लेके, और यहाँ तक कि एक मोदी जी का वाक्य जो सबसे ज्यादा अपीलिंग रहा कि इस देश में देवालयों से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है, वो भी उन्होंने पूरा किया। और अगर मैं बोलूं कि करोड़ों लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, हरियाणा में जो सरकार है और बाकी राज्यों में जहां जहां सरकार है, आज करोड़ों लोगों को अपनी छत का मालिक बनने का अधिकार, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देने का अधिकार इसी सरकार ने किया। तो ये तो सब कर सकते थे, अब इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। ये अपने और अपने परिवार के मुंह से, अगर मैं बोलूं तो विपक्ष जो है कभी राशन कार्ड से बाहर नहीं निकला। और आदरणीय मोदी जी दुनिया के बेटे भाई बन करके सबकी सेवा कर रहे हैं। जी जी, सीमा जी, कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे ये भी कहा गया है, और छात्रावास और क्रैच के माध्यम से महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर होने के साथ साथ महिला भी है, तो आप इसे और बेहतर तरीके से शायद लोगों को समझा पाएंगे कि इन तमाम योजनाओं से महिलाओं के लिए और फायदा किस तरीके से होगा, और कैसे ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट महिलाओं के लिए और बेहतर काम कर रही है। क्योंकि ये दावा लगातार मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है, और 7वां बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण नजर आई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ कि पहली महिला जिन्होंने 7वीं मर्तबा जो है वो बजट भाषण प्रस्तुत किया हो। देखिए, वैसे भी कहा जाता है, घर में भी, परिवार में भी ये कहा जाता है कि लक्ष्मी का वास माँ के हाथ में होता है, हर व्यक्ति। और मैं ये समझती हूँ कि मोदी जी की सरकार बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को, माँओं को समर्पित सरकार है। मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ। और मैं ये बात भी बोलती हूँ कि जैसा कि छात्रावास का विषय उठा है, तो आज आप देखेंगे कि आज जीवन यापन करने के लिए लगभग सारे लोग पढ़ लिख गए हैं। और पढ़ने लिखने के साथ साथ हमें अगर हमें कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं तो वो हमें लेनी चाहिए। और महिलाओं के लिए जब अपने घर से, अपने ज़िले से दूर जा कर के नौकरी करने की बात होती है, तो मैं ये बात मानती हूँ कि उसमें बेहतर जो व्यवस्था है वो सरकार अगर छात्रावास के रूप में देती है, तो वो मेरे को लगता है कि बाहर कहीं किराए पे घर लेने से अकेले रहते हुए बेटी के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और सुरक्षा जो है वो हमारी पहली जिम्मेवारी है, सुरक्षा भी उससे सुनिश्चित होती है। और बेटियों को हम अन्यथा भी बोलते हैं कि बेटी बढ़ेगी, पढ़ेगी तो एक नहीं 2-2 घर की बागडोर आगे चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को मोदी जी ने देश की सेवा एक प्रधानमंत्री के रूप में बेटे के दायित्व को निभाते हुए कर रहे हैं कि वो घर के, जिसका घर भारत है, भारत के घर के हर परिवार के सदस्य को, चाहे वो किसान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो बहन, बेटी, माँ, महिला है, मैं कहती हूँ कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो हम कहेंगे कि इनसे अछूता रह गया। बिल्कुल। मैं हरियाणा की तरफ एक मर्तबा फिर से आता हूं, और हम देख चुके हैं कि हरियाणा से ही पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जो मौजूदा वक्त में शहरी आवास और ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, ये भी बात की गई।
हरियाणा के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो आने वाले चुनावों के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा कि उन चुनावों की तैयारियां किस तरीके की बीजेपी की नजर आ रही है, आप कितनी आश्वस्त है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो बहुत ज्यादा आपके हक में तो नहीं था, क्योंकि पिछली मर्तबा यानी 2019 में लोकसभा की 10 सीटें आपकी थी और अब की बार यानी 2024 में 5 ही सीटें बीजेपी जीत पाई। मैं समझती हूँ कि आदमी को कभी भी इतिहास भूलना नहीं चाहिए। जिसने भी अपना इतिहास भूला है, ना तो उसका वर्तमान रहा है और ना उसका भविष्य बना है। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब हुई, पूरा मीडिया, पूरा समाज बोल रहा है कि बहका करके वोट लिए गए। आप जनता को एक बार तो बहका सकते हो, जो आपने प्रयास किया और आप उसमें भी 50% सफल हुए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपने बहकाया। आपने जब आदमी बहकाता तब है जब उसे पता होता है मेरे पास अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जब सच खत्म हो जाता है, जब काबिलियत खत्म हो जाती है, तब झूठ और बहकावे का लिबास ओढ़ करके व्यक्ति समाज में उतर जाता है। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि हम लोग संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पर बात करेगी। आप मुझे बताएं, ये चीजें तो आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। ये चीजें कहीं दिखी नहीं और ऐसी बातें बोल करके ये लोग आगे आए। आज जनता को ये भेद सारा का सारा खुल चुका है कि ये इन्होंने धोखे से हमारे को इस तरफ लेकर के गए। और दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सवाल है, मेरा भाव ये रहता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हम सभी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सरहद पे खड़े हुए सैनिक के जैसे काम करता है। वो 24/7 देश की सुरक्षा करते हैं बाहर के विरोधियों से। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, परिवार का सदस्य 24/7 सुरक्षा देता है समाज को सामाजिक आतंकियों से। ऐसे सामाजिक आतंकी जो झूठ का प्रचार करके सत्ता का सुख भोगने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो आप ही के जवाब से मैं एक सवाल ले लेता हूं कि अगर पिछली बार बहका भी दिया तो आने वाले वक्त में वो स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है, अभी रुका है, दोबारा एक मर्तबा शुरू करेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा फ्रंट फुट पर आकर ये लगातार कहते हुए नजर आए कि 10 साल का हिसाब तो इस सरकार को देना होगा। तो इन दोनों पहलुओं को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 10 साल का हिसाब जो हमारी सरकार है उसको देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जब कोई व्यक्ति जाके अपना राशन लेकर के आता है तो उसके मोबाइल में आ जाता है। हम तो जो दे रहे हैं उसको साथ साथ ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा हिसाब तो रोज का जनता के बीच में जा रहा है। अगर हमारी तरफ से पेंशन जा रही है तो वो हमारे बुजुर्गों के, बहनों के, उन स्पेशली चैलेंज लोगों के खाते में सीधा जा रही है, जिसको जनता स्वयं देख रही है। तो हमारा हिसाब तो हमारे मालिकों के पास सीधा है। पर क्या हुड्डा साहब इस चीज का जवाब दे पाएंगे कि वो 4 लाख जो नकली बच्चे भर्ती किए और जिसके पीछे उन्होंने इतना बड़ा टीचर भर्ती का घोटाला किया, उसका जवाब दे पाएंगे क्या वो? कि वो 4 लाख बच्चों के लिए जो वजीफे आ रहे थे वो कहाँ जा रहे थे? वो जो 4 लाख बच्चे थे उनकी वर्दियां जहां से आ रही थी वो पैसा कहाँ गया? क्या वो ये बता पाएंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या वो ये बता पाएंगे? वो आदमी वो हिसाब लेता हुआ भी अच्छा लगता है जो कहता है लो जी मैं मेरा हिसाब लेकर आया हूं, अब तेरा भी लेना है मैंने। क्या वो ये हिसाब दे पाएंगे जो सबसे बड़े लैंड डील, लैंड माफिया का घोटाला हरियाणा में हुआ जीजा जी के नाम से, उसका हिसाब वो दे पाएंगे क्या? दूसरे के ऊपर वो उंगली उठाता हुआ अच्छा लगता है जिसका खुद का घर बिल्कुल। सीमा जी हिसाब तो वो इस चीज का भी मांग रहे हैं कि 4.5 साल तक आप जेजेपी के साथ सत्ता में रहे,
जेजेपी पर भी वो सवाल उठाते हैं कि वो 4.5 साल तक मलाई चाटते रहे और अब बीजेपी पर ही सवाल उठाते हैं, लेकिन उसे लेकर भी वो कहते हैं कि लोगों के साथ बीजेपी ने धोखा करने का काम किया जब जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता पर वो काबिज हो गए। इसे लेकर भी वो जवाब मांगते हैं और साथ ही साथ ये भी जोड़ देते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले चुनावों में भी कुछ इसी तरीके का गठबंधन दिखे। उसे लेकर कोई क्लैरिटी लोगों को आप देना चाहें, जनता को आप देना चाहें? काय की क्लैरिटी के भविष्य की? मेरे को आपकी आवाज कट गई थी। जी जी, कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन में जाने वाले हैं, खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, खुद मजबूती के साथ 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, संपूर्ण लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी विद अ डिफरेंस लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें संस्कार और नियमों का और मर्यादा का पूरा पालन होता है। हर कोई व्यक्ति उठ करके अपनी स्टेटमेंट हर विषय में नहीं देता। क्या होगा भविष्य में वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन दो बातें तय हैं। 90 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ 90 सीट के साथ साथ मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपको हर जगह मुस्तैद मिलेगा। अगर आपने देखा हो कि आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने 19 की बागडोर संभाली तो उन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम किया 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया पंचायतों में। आदरणीय मनोहर लाल जी का कदम था ये। और अभी हाल ही में आदरणीय मोदी जी ने 33% की रिजर्वेशन दे दी बहनों को। तो ये सारे काम जो हैं, ये तो इनके हाथ में कलम हमारे से तो ज्यादा रही है, पर इन्होंने क्या किया, खुद को बनाया और देश को मिटाया। मोदी जी और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी देश को बना रहे हैं, दुनिया सबको समेट के, बेटियों को, बहनों को, हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भी, अगर आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो मनोहर जी के बढ़ाए हुए कदमों को बड़ी ताकत के साथ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और मजबूती देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि दोनों सरकार की नीयत और नीति दोनों ही अलग हैं। वो कहाँ अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, वो एक परिवार की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाते। और सेंटर से लेकर हरियाणा को जोड़ रहे हैं तो मेरा अगला सवाल इसी तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा। सवाल ये कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है और हमने वो देखा भी कि जब सेंटर में सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बन पाई और जो एनडीए के पार्टनर्स थे उनके साथ मिलकर आप सत्ता पर काबिज हो गए। उस चैलेंज को जो सेंटर में हमने देखा, हरियाणा में आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि फेस चेंज सीएम से लेकर और प्रदेशाध्यक्ष की अभी नियुक्ति हुई, मोहन लाल बड़ौली जी को बनाया गया, नायब सैनी जी को कमान दी गई है, तो ये तमाम चीजें क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम कर पाने में सहायक सिद्ध होंगी? क्योंकि काफी वक्त हो चुका है इन चीजों को। किस तरीके की रिपोर्ट्स आपको मिल रही है इस बाबत? मैं एक बात जानती हूं कि जो काम करेगा नुक्स तो उसी में निकलेगा, जो करेगा ही नहीं तो उसका नुक्स भी क्या निकालना। तो इसका मतलब एक बात तो है कि बीजेपी ने काम तो बहुत किया है। 70 साल से हमारे हरियाणा में लोग फरियाद करते रहे कि हमें मलिकाना हक दे दो, लीज की दुकानें हमें दे दी जाएं। वो 70 साल में एक भी मुख्यमंत्री वो पॉलिसी नहीं ला करके दे सके। आदरणीय मनोहर लाल जी ने वो पॉलिसी ला करके दी और आज मेरे शहर में नहीं, पूरे हरियाणा में आज लोग उस छोटी सी दुकान के मालिक बन करके बैठे हैं और उसको मालिक बनने से वो जो दुकान या जो भी जायदाद है वो उनके बच्चों के भविष्य का मजबूत करने के लिए सुनिश्चित करने का एक कदम है। मैं ये समझती हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं, जो हरियाणा की जनता है, जो हरियाणा का नागरिक है, वो बहुत जागरूक नागरिक है। और आपको ये भी बात बताती हूँ
कि अगर आप कोई सा भी जिला उठा लें, वहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि मैं और मेरी औलाद। भाजपा की स्थिति ये है कि व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ कमल का फूल है, जिसे मिल जाएगा उसे लड़ाएगी। और जब कार्यकर्ता लड़ाना शुरू होगा तो हरियाणा का नागरिक भी, जो हरियाणा का निवासी है, जो आज किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है लेकिन हमारी तरफ देख रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी इनसे एक्सप्लॉइट होकर के, इन्होंने तो अपनों का भी शोषण करने से कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे लिए बहुत 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 आदरणीय हैं अभी जो इनकी सांसद बनी है हमारी, उनका नाम है शैलजा जी, बहुत आदरणीय है, लेकिन उनका भी शोषण करने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी कभी भी। हम तो देखते हैं, रोज देखते हैं, एक महिला, एक हमारी बहन, एक ऐसी, मैं तो उनको वीरांगना बोलती हूँ कि वो इतनी फाइटर हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी एक आंख नहीं भाती। भाई हम तो बेटी बचाओ वाले पक्ष के लोग हैं, तो हमारे को तो इनके यहाँ भी ऐसा होता हुआ बड़ा बुरा लगता है। और देखिए, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी, पहली सरकार का इतिहास होगा हरियाणा में कि 10 साल सरकार के माध्यम से सेवा करने के बावजूद भी 90 विधायक, 10 सांसद जो कि लोकसभा के हैं, 5 आप राज्यसभा के जोड़ लें, आप ये मान लीजिए इन 105 लोगों में किसी के भी औलाद की, किसी की संतान की 10 साल में नौकरी नहीं लगी। नौकरी मिली तो आम जनता को मिली, नहीं तो मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी के आने से पहले मुख्यमंत्री ही नौकरियां बांटा करते थे। अभी इसको मैं और क्लियर करती हूं, मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी के राज में मात्र एक विधायक की औलाद की संतान को नौकरी मिली है, और वो विधायक बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है, और उसमें कोई सरकार का एहसान नहीं, ना आदरणीय मनोहर लाल जी का एहसान है, ना आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का एहसान है। वो नौकरी उनके बच्चे की काबिलियत पे मिली है, और ये सरकार वो है जिसने हरियाणा के हरियाणवियों की काबिलियत को परखा। ये वो सरकार है जिसने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये वो सरकार है जो हर किसी के दरवाजे पे जाके पूछती है, भाई तेरा कोई काम रह गया तो मैंने एक गाड़ी लगाई हुई है गारंटी की, इधर आकर के आप अपना काम ठीक करा लें। ये वो सरकार है। इस सरकार के अंदर 24/7 सीएम का दरवाजा कभी भी खटखटाया जाता और लोग जाकर के मिल करके आते हैं। तो हरियाणा की जनता जो है वो ये सब देख भी रही है, और हरियाणा की जनता एक चीज मानती है जो सबसे बड़ी बात है कि यदि हरियाणा में सरकार आगे बनेगी तो जनता ही चुनाव बीजेपी के पक्ष में लड़ेगी। सबसे जागरूक हरियाणवी ये बात समझता है कि जो सरकार ऊपर है वही सरकार नीचे बनाने की आवश्यकता है, और ये इस चीज में हरियाणवी जो है हमारे से ज्यादा समझदार मैं नहीं मानती कि कोई और प्रदेश। सीमा जी, तो आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ काम कर रही है ये सरकार। बहरहाल विपक्ष की अपनी थ्योरीज हो सकती है। सीमा जी, वक्त की कमी है, बेहद शुक्रिया कि आप सूर्या समाचार के साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी, पार्टी को लेकर भी, सरकार को लेकर भी और बजट को लेकर भी। बेहद शुक्रिया सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सीमा त्रिखा, एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा को सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि बजट बेहतरीन है, महिलाओं का, गरीबों का इस बजट में खूब ध्यान रखा गया है। अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव, पूर्व वित्त मंत्री भी आप रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि इस बजट को आपने भी देखा होगा, की पॉइंटर्स की अगर बात करते हैं तो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगे, और इस बजट पर प्रतिक्रिया क्या आपकी, कैसा लगा ये बजट आपको? देखिए, ये जो बजट है, इस बजट में इन्होंने जो प्रमुखता दी है, 2 प्रदेशों को दी है, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार, जिसकी बैसाखी पे ये टिके हुए हैं। बिहार, और अभी हमारे चुनाव होने हैं। बिहार और जो है इसको एक आंध्र प्रदेश को दिया, इन्होंने अहमियत दी है। और चुनाव अभी हमारे हैं हरियाणा में और महाराष्ट्र में और झारखंड में।
उनके लिए कोई विशेष पैकेज उनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये मान चुके हैं कि ये तीनों प्रदेश ही हार चुके हैं। इसलिए ये जो है जिनकी बैसाखी पे बैठे हुए हैं, इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने जब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री थे पटनायक जी, उस टाइम इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और स्पेशल पैकेज की बात की थी उड़ीसा के लोगों को। जब उनसे मतलब निकल गया तो आज तक कोई स्पेशल पैकेज नहीं आया है। अब जो स्पेशल पैकेज इन्होंने दिया है उसमें 15,000 करोड़ की वित्तीय मदद तो आंध्र प्रदेश को ये दे रहे हैं, और आपके बिहार को भी इन्होंने पैकेज देने की बात करी है। उसमें नए पुल हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बिहार में। और लेकिन मेरा ये कहना है कि जो सबसे बड़ा वर्ग है मुल्क के अंदर वो है किसान जी। उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा जो है, अगर आप देखेंगे कि किसी प्रकार की राहत इन्होंने कोई सब्सिडी दी हो डीएपी पे, खाद के ऊपर, बीज के ऊपर, जो उपकरण लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लिए जाते हैं, उनके बारे में कोई भी जो है मुझे कोई बात नज़र नहीं आ रही पूरे बजट के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि हम 210 जो है लाख युवाओं को फ़ायदा होगा नई नौकरी स्कीम से। तो मुझे बताएं, ये पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं या जो ये हवा में बात कर रहे हैं कि जो एमसीएमई लगाने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे लगाएंगे, उनको किस प्रकार का उनको लोन देंगे, कैसे वो फैक्ट्रियां लगेंगी, उसका उल्लेख सही ढंग से नहीं है। अच्छा, सब्जियों का इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल कैप्टन अजय यादव जी, आपके सारे सवाल वाजिब है और यही काम मुख्य विपक्षी दल का होता भी है कि वो तमाम उन बिंदुओं को उठाए जिन पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सर, टैक्स स्लैब में थोड़ी सी रियायत दे दी। जो पहले 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगता था, अब 3 से 7 लाख उसे कर दिया गया। जो 6 से 9 पर 10% लगता था, उसे अब इन्होंने 7 से 10 लाख पर 10% कर दिया। इसे कैसा कदम आप मानते हैं? कुछ सकारात्मकता तो उन लोगों के लिए कम से कम जो सैलरीड क्लास है। देखो जी, ऐसा है, आज के ज़माने में जो क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन जो क्लास 3 के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुझे लगता नहीं है इससे कोई राहत मिलने वाली है, चाहे वो 12 से लेके 15 लाख तक की आय पर हो। वो जो ये कह रहे हैं 20% टैक्स लगेगा। जो सैलरीड क्लास में केवल जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये बताएं कि किसान को जो है क्या फ़ायदा दिया है इन्होंने? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की थी उसके बारे में कोई ख़ास बात नहीं है। और ये जो इन्होंने ये कहा है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब मुझे बताओ कि आज के ज़माने में 3 लाख तो सैलरी जो है किसकी है? 3 लाख सैलरी साल की, मुझे आप ये बता दें। तो ये जो है इनका ये कहना कि भाई हमने बहुत फायदा कर दिया है। बिल्कुल, और सर वो तो पहले भी उस पर कोई टैक्स नहीं था, उसमें कोई बदलाव है नहीं। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से उसमें कोई बदलाव है नहीं। जी बोले आप। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये 7 से 10 लाख 10% और 10% टैक्स, और जिनकी 10 लाख से 12 लाख है उनकी जो उन पे 30,000 की बात कर रहे हैं, और 15 लाख से और 12 लाख से 15 लाख आय पे 20% की बात कर रहे हैं टैक्स पे, जिस पे 30,000 तक की करोड़ की टैक्स बदलाव से सरकार को 30,000 करोड़ की इनकम हो सकती है, ये कह रहे हैं। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई ये जो टैक्स जो इन्होंने
रखा है, मैंने आपको बताया केवल क्लास 4 कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, ना तो आम मध्यम वर्ग के लोगों को क्या फायदा होने वाला है। आजकल तो आप बताइए कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। 140 करोड़ की आबादी में से मुश्किल से 10 करोड़ लोग के आसपास इनकम टैक्स भरते हैं। बाकी लोगों की तो इनकम टैक्स भरते ही नहीं है। कोई अपनी जो है जिस तरीके से जो रिटर्न जो भरनी चाहिए वो रिटर्न भरते ही नहीं है। तो 80 करोड़ के लोगों को ये फ्री राशन दे रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ मकान बनाएंगे। 80 करोड़ में से अब 3 करोड़ रुपए मकान बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है। हरियाणा पर जो SYL है और किसाऊ डैम है, उसके बनाने के बारे में कोई बात नहीं। यमुना पे जो किसाऊ डैम बनना था और SYL के बारे में कोई इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, जबकि चुनाव सिर के ऊपर है और इनके 3 मंत्री जो हैं हरियाणा के हैं। ना मेवात पे जो रेलवे लाइन जोड़ने की बात की थी उसके बारे में कोई जिक्र है। तो जो वेतन भोगी हैं उनको जो कुछ थोड़ा बहुत दिया है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। और आंध्र प्रदेश को और बिहार को इसलिए दे दिया इन्होंने, ये दिया है। अब मुझे पता नहीं ये कब तक देंगे। इन्होंने जो उड़ीसा के लिए भी अनाउंस किया था स्पेशल पैकेज, आज तक तो मिला नहीं उनको जी। और किसी रिसर्च के लिए केवल 2 करोड़ रुपए। अरे साहब कमाल कर दी आपने। और 400 जिलों में सिर्फ डिजिटल। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, मैं आपसे जानना और समझना ही चाह रहा हूं, क्योंकि जो अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि काफी बैलेंस्ड ये बजट रहा है। अब ये बैलेंस्ड बजट रहने के पीछे की वजह क्या हो सकती है आपको, क्योंकि आप जो तमाम बातें कह रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं जो पूरे तरीके से धर्म विपक्ष का, लेकिन कोई पॉजिटिव एंगल तो आपको नजर आया होगा इस बजट में। और ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पी चिदम्बरम जो देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया, ये एक पॉजिटिव पहलू है। तो मैं इसी आधार पर आपसे जानना और समझना चाह रहा हूं कि कोई पॉजिटिव चीज आपको लगी इस बजट में, जैसे पी चिदम्बरम ने बात की एंजल टैक्स की, उन्होंने ट्वीट किया बकायदा और कहा कि एंजल टैक्स को खत्म किया है सरकार ने, कम से कम ये एक अच्छा कदम। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि टैक्स पे राहत दी है कुछ लोगों को, लेकिन जो जिस तरह इन्होंने आंकड़े जो पेश कर रहे हैं कि पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन, भाई कितना अतिरिक्त वेतन देंगे आप हैं। 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, 20 लाख युवाओं को, उसमें आप ये बताएं कि अगर स्टेट वाइज अगर आप करें तो कितने युवा हैं जिनको प्रशिक्षण मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि बजट जो है दिशाहीन है, नीरस है और कोई खास इसमें नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत इन्होंने टैक्स में राहत दी है, वो ये बात जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राहत और भी ज़्यादा दे सकते थे। और मुझे बड़ा अचंभा है कि झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए ना तो कोई रेलवे में के बारे में, ना कोई जो है उनको कोई स्पेशल पैकेज को देने की बात करी है, ना कोई डैम बनाने की बात करी है। यमुना पे डैम बनना इतना ज़रूरी है। अब ये दिल्ली वाले क्या देते हैं कि हरियाणा वाले पानी हमें नहीं देते। अब वहाँ बैराज के ऊपर पानी थोड़ा रोक सकते हैं, जितना पानी आता है हमें छोड़ना पड़ता है। ये लोगों को गलत कंसेप्शन है कि जो एक बैराज है, हथनीकुंड बैराज जो है, वहाँ पर हम पानी रोक सकते हैं। पानी रोक नहीं सकते। मैं सिंचाई मंत्री रहा हूँ मैं, जब तक किसाऊ डैम नहीं बनेगा, लखवर व्यासी डैम नहीं बनेगा और रेणुका डैम के बारे में जो बन रहा है वो कब तक पूरा होगा उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। SYL के बारे में कोई जिक्र नहीं है। किसान की जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य देने की बात थी, कोई सब्सिडी देने की बात हो DAP पे, बीज पे, खाद पे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब किसान को क्या दिया इन्होंने? ये जो सर्वे करना, डिजिटल सर्वे करेंगे, ये जो है सब किताबी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, मैं थोड़ा हरियाणा की पॉलिटिक्स पर भी आ जाता हूं, क्योंकि आप जितने तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर लाजमी है कि आप लोगों के बीच में जाकर
इन मुद्दों को उठाकर भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये पार्टी तो बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, और दूसरी तरफ हम लगातार देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि गुरु चेले का जो मिश्रण है वो बीजेपी में चल रहा है और वही सत्ता पर काबिज है। लेकिन जो ये पॉलिटिक्स है बापू बेटे की या गुरु चेले की, इसे आप कैसे देख रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां आपकी आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए जी, पहली बात तो हमारे यहाँ पिता पुत्र की सरकार नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने यात्रा के बारे में बात करी है। मैंने पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमारी पंचकूला में हुई, उसके बाद करनाल में हुई, और अब पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल हमारी मेवात में है, और उसके बाद जो है पानीपत में है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है। दीपेंद्र जी यात्रा कर रहे हैं, हुड्डा साहब जो हैं हिसाब देने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो इनिशिएटिव लेगा उसको उसका फल तो मिलेगा ना। कोई अगर इनिशिएटिव ना ले, इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। जैसे हम अब अपनी न्याय चौपाल लगा रहे हैं पिछड़ा वर्ग की। अब पिछड़ा वर्ग को जो है, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। 8 लाख रुपया केवल क्रीमी लेयर पे रखा हुआ है। कास्ट सेंसस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जाति जनगणना अभी आपकी 2026 के अंदर आपका डिलिमिटेशन होगा। कैसे करेंगे डिलिमिटेशन? आप बताओ। जब अभी से शुरू करेंगे तो 2026 में तो आपका शुरू हो जाएगा डिलिमिटेशन का काम। वो कैसे करेंगे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और रोजगार के बारे में कोई कह रहे हैं 20 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे। तो अगर आप 24 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, उनको लगाएं तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो बजट है ये केवल आंकड़ों का हेरफेर है, और केवल 2 स्टेटों को आप फायदा देके पूरे मुल्क की अनदेखी कर रहे हैं। ये बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। अगर आपने, और मुझे लगता नहीं है जो घोषणा इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए की है, ये पूरा भी करने वाले नहीं है। ये तब तक हैं जब तक इनकी सपोर्ट इनके साथ है। जिस दिन ये चलिए, तो आपको इस पर भी डाउट है कि जो ये घोषणाएं इन 2 प्रदेशों के लिए हुई है, शायद ये मुकम्मल भी नहीं होंगी। बहरहाल कैप्टन अजय यादव जी, मैं अगर बात करूं लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस पार्टी की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 2019 में 0 पर थे, 2024 में 5 सीटों पर आप जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाए, लेकिन गुरुग्राम की सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी। टिकटों को लेकर शुरुआत में भी आपने सवाल उठाए थे। उस पैमाने पर टिकट वितरण कितना अहम इंपॉर्टेंट हो जाता है? विधानसभा चुनाव भी क्योंकि अब दस्तक देंगे, वहां पर भी आपकी कितनी सेर रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन पहलुओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप मेरी जी, आपने गुड़गांव का नाम लेके मेरी दुखती रग पर हाथ लगाने की कोशिश करी है, लेकिन मैं इस बारे में कोई जो है रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इस बारे में ये जवाब अगर जनता से पूछें तो बेटर रहेगा। मेरा कहना ठीक नहीं है इस वक्त जो है, क्योंकि जो अब तो चुनाव हो चुके हैं उसकी समीक्षा जो है जनता के बीच तो जाएंगे ना आप, विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे जनता के बीच, फिर जनता भी तो पूछेगी आपसे कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या तमाम चीजें रही, उन पर भी तो बात करेगी जनता। तो ये तो मंच ही जनता के लिए ही है। और साथ ही साथ लगातार जो विलय पार्टी से हो रहा है, किरण चौधरी एक बड़ा नाम है जो बीजेपी में चली गई हैं, और उनके नेतृत्व में कई सरपंचों को हमने सीएम आवास पर ही बीजेपी में ज्वाइन करते हुए देखा। दौर चुनावी है, दोनों दलों से इधर उधर जाएंगे, लेकिन जब सिटिंग एमएलए चला जाता है तो फिर सवाल तो उठते हैं ना सर। किरण चौधरी तो पार्टी छोड़ चुकी हैं, उनके बारे में मैं कोई जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन कैप्टन अजय सिंह तो कांग्रेस में ही है ना, और असेंबली का चुनाव अभी मेरे मन में तो नहीं। अगर पार्टी कहेगी कि आपने कहीं से लड़ना है, उसके लिए भी तैयार है। हमने तो 24 घंटे तैयार रहते हैं, फीते फूते जाके फौजी आदमी है, अपने सारा कुछ तैयार रहता है मामला। जहाँ कहेंगे वहाँ से लड़ लेंगे अगर पार्टी कहेगी। इस बार पार्टी ने कहा नहीं लड़ना तो नहीं लड़े, और हमने अपने बब्बर साहब की मदद भी की थी, लेकिन क्या करें,
कुछ जो है मामला जो सोशल इंजीनियरिंग का था वो पूरा बैठ नहीं पाया। अगर वो सोशल इंजीनियरिंग का मामला बैठा के अगर हम करते तो ये सीट भी निकल जाती। जी बिल्कुल। चलिए कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपने अंदाज में आप हमेशा जवाब देते हैं, जनता को भी खूब पसंद आता है। सूर्य समाचार पर जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो ये आपने कैप्टन अजय यादव को सुना, जो पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के रहे हैं और साथ ही साथ दिग्गज नेताओं में शुमार कांग्रेस पार्टी के, और अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। बात रखी भी और सीधे तौर पर कहा है कि अगर पार्टी कहेगी कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, और अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। बहरहाल सवाल सबसे अहम यही कि इस बजट में किस तरीके की चीजें सामने आई और उसका इंपैक्ट हरियाणा पर किस तरीके से पड़ेगा। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, खबरें आगे भी जारी रहेगी, बजट पर चर्चा आगे भी होगी। नमस्कार।